गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका फेवरेट जय सर फिर से आप सबका मेरे इस छोटे से वीडियो में और छोटे से यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो वैसे मैं रिकॉर्ड जो होना वो थोड़े नाके से थोड़ा सा पास कर रहा हूं, तो अगर आपको माइक लगाने के बाद भी, मतलब मैंने जो माइक लगाया है उसके बाद भी अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आती है तो बच्चों प्लीज उसको अवॉइड कीजिए। मैं ट्राई किया हूं कि एक अच्छा सा माइक खरीद कर एक अच्छी सी वीडियो क्वालिटी आपको दे सकूं, लेकिन फिर भी है हूं की आवाज बाहर से आती होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोलॉजी का, जो साइंस का है, जिसका नाम है माइटोसिस, उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चाहे आप 10th से हो, 9th से हो, 11th से हो या फिर आप नीट दे रहे हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा टॉपिक, सेल डिवीजन से एक ऐसा टॉपिक जो कॉमन रहता है वो रहता है माइटोसिस। उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें ये जो एक सेल है, इस एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करना है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवाइडेशन। क्या बोलते हैं? सेल डिवाइडेशन। आपको ये जरूर मालूम रहेगा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 220 टाइप की सेल है। 220 सेल है ऐसा नहीं बोला बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि टोटल टाइप्स ऑफ सेल 220 है। और इसमें से आपने स्टेम सेल ये नाम जरूर सुना रहेगा, उसके बाद आपने नाम सुना रहेगा ज़ोमैटिक सेल, और उसके बाद आपने नाम सुना रहेगा जर्म सेल। देखो मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी जो हाइट थी वो इतनी सी थी, अब वो इतनी बड़ी हो गई है। उसके साथ साथ मेरा जो वजन था वो लगभग 2-2.5 किलो के आसपास था, अब मैं 55 किलो के आसपास पहुंच गया हूं। मतलब मेरा वजन भी बढ़ गया है, मतलब मेरी हाइट भी बढ़ गई है। इसको हम क्या बोलते हैं कि मेरे बॉडी की ग्रोथ हो गई है। क्या हो गई? मेरी बॉडी की ग्रोथ हो गई है। तो जो सेल्स मेरे को, मेरी इस बॉडी की ग्रोथ करने के लिए मदद करती है, एक ऐसी सेल जो मेरे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए मदद करती है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ज़ोमैटिक सेल। और ऐसे सेल जो मुझे रिप्रोडक्शन के दौरान मदद करेंगी, ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल बोलते हैं। तो भैया डिवाइडेशन में सोमैटिक सेल में भी होता है, डिवाइडेशन जर्म सेल में भी होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है तो जर्म सेल का कन्वर्जन अपने को किसमें करना रहेगा? गैमेट्स में करना रहेगा, जो मियोसिस नाम के टॉपिक में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अपने को बॉडी की ग्रोथ करनी है तो अपने को किसका डिवाइडेशन करना रहेगा? ज़ोमैटिक सेल का डिवाइडेशन करना रहेगा। तो यहां से आपके माइंड में एक कंसेप्ट एकदम डिट्टो क्लियर होगी कि डिवाइडेशन ऑफ ज़ोमैटिक सेल, मतलब ज़ोमैटिक सेल के डिवाइडेशन को हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं माइटोसिस। तो बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हो तो डिवाइडेशन माइटोसिस में भी रहा है, हो तो डिवाइडेशन मियोसिस में भी रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? ये है डिफरेंस। ग्रोथ करने के लिए जो डिवाइडेशन सेल करती है ज़ोमैटिक सेल, और उस डिवाइडेशन को बोलते हैं माइटोसिस। रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिवाइड करती है वो सेल है जर्म सेल, और उस डिवाइडेशन को बोलते हैं मियोसिस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि अपने बॉडी के अंदर जब माइटोसिस नाम की रिएक्शन, या फिर रिएक्शन तो केमिस्ट्री में आती है बच्चा, इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा प्रोसेस। तो इसमें 46 क्रोमोसोम एज इट इज पास होते हैं, मतलब क्रोमोसोम का नंबर इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अपने बॉडी के अंदर है टोटल 46 क्रोमोसोम, तो उतने ही क्रोमोसोम अपने को चाहिए, और उतने ही क्रोमोसोम अपने को कौन सा प्रोसेस देता है? माइटोसिस प्रोसेस देता है। लेकिन भैया ऐसा मियोसिस में नहीं होता। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि अपने को ये जो जर्म सेल है, इस जर्म सेल से टोटल 46 नहीं चाहिए, टोटल कितने चाहिए? 23 क्रोमोसोम चाहिए। सर ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक गैमेट आता है मेल से, एक गैमेट आता है फीमेल से। तो आप ही जस्ट इमेजिन कीजिए कि बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम पहुंचने चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो, बच्चे के अंदर कितने पहुंचने चाहिए? 46 पहुंचने चाहिए। फादर बोलता है भैया मेरा वंश उसके अंदर जाएगा, मदर बोलता है मेरा भी वंश उसके अंदर जाएगा। तो जस्ट इमेजिन करो, अगर फादर से एक सेल आती है, मदर से एक सेल आती है, तो फादर के अंदर 46 क्रोमोसोम, मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम, तो भैया गड़बड़ हो गई ना। टोटल नंबर कितने हो गए? 92 हो गए। तो बच्चा अपना नॉर्मल पैदा होगा?
एक क्रोमोसोम भी इधर उधर गड़बड़ हो गई तो सीधा जेंडर चेंज, मेल से फीमेल, फीमेल से पता नहीं क्या बनेगा। तो अपने को बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम चाहिए, इसी वजह से मेल से जो सेल आती है उसके पास 23 क्रोमोसोम होने चाहिए, फीमेल से जो सेल आती है उसके पास 23 क्रोमोसोम होने चाहिए। उसके बाद बच्चे के अंदर कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46। तो जर्म सेल से हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करते हैं और इसको बोलते हैं मियोसिस। और जहां पर क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। कुछ करने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर साइड में लेके बैठ जाओ, ओके? पूरा वीडियो ध्यान से देखो, नोट्स अलग के लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरा डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, पूरे नोट्स यहां पर दिए हुए। वीडियो के एंड में साइड में हो जाएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पूरे नोट्स और पूरे डायग्राम इसी के साथ आ गए। अभी पूरा फोकस यहां पर दीजिए, ओके? तो बेसिक कंसेप्ट जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो मैंने 2 मिनट के अंदर यहां पर आपकी कंफर्म कर दी, राइट? कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने एक्चुअल प्रोसेस के पास, जिस प्रोसेस को बोला जाता है भैया माइटोसिस। क्या बोला जाता है? माइटोसिस बोला जाता है। तो माइटोसिस बच्चों होता है 2 स्टेप के मदद से। पहले स्टेप को हम बोलते हैं कार्योकाइनेसिस और दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सर ये क्या है कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस? कुछ नहीं है बच्चों। कार्यो का मतलब रहता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब रहता है डिवाइडेशन। तो डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसी को बोला जाता है कार्योकाइनेसिस। साइटो मतलब या तो सेल समझ लो या फिर साइटोप्लाज्म समझ लो। तो साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन होता है या फिर सेल का डिवाइडेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, जो एकदम आसान है। डिफिकल्टीज कहां पर आती है? डिफिकल्टीज आती है कार्योकाइनेसिस के यहां पर। मतलब कार्योकाइनेसिस में अपने को क्या करना है? न्यूक्लियस का डिवाइडेशन करना है, जो कि होता है बच्चों 4 स्टेप की मदद से, जिसको बोला जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सीक्वेंस चेंज नहीं करना कि अपने मर्जी के जो याद आ गया वो पहले लिख ले, नहीं, राइट? इसका जो सीक्वेंस है वो इसी के हिसाब से रहेगा। तो माइटोसिस देखते वक्त अपने को सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवाइडेशन करना रहता है, और न्यूक्लियस का डिवाइडेशन इन 4 स्टेप में होता है। 10 मिनट के अंदर 4 स्टेप को समझते। पहला स्टेप क्या बोला? प्रोफेज। जितनी मेरी एनर्जी दिख रही है उतनी एनर्जी आपकी सुनते वक्त चाहिए। पहली स्टेप कौन सी है? प्रोफेज है। तो बच्चों प्रोफेज में होगा क्या? देखो, इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस, प्लस नोट्स दिया कि इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस वेयर द कंडक्शन ऑफ डीएनए स्टार्ट, या फिर कंडेंसेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट। क्या रहता है? जब अपनी ये जो नॉर्मल सेल है ये डिवाइडेशन नहीं कर रही होती, तब इसके पास जो डीएनए है वो ऐसा गुंता हुआ रहता है। जैसे किसी लड़की ने एक हाथ में कंघी ले ली, राइट? ऐसा बाल झाड़ दिया, अभी वो कंघी को देख रही, आधा किलो बाल उसमें आ गए। तो जो गुंडा रहता है, गुंडा मतलब मराठी में उसको क्या हिंदी में उसको क्या बोलते हो? जो उलझे हुए बाल रहते हैं, उस उलझे हुए बालों की तरह आपका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। लेकिन जैसे ही इसको खबर मिलती है कि भैया सेल ने डिवाइडेशन स्टार्ट कर दी है, उस वक्त ये जो ऐसा फैला हुआ आपका डीएनए है, उस डीएनए को ऑर्डर मिल जाती है कि भैया अभी तेरे को ऐसा फैला हुआ नहीं रहने का, तेरे को क्या करने का है? तेरे को बनाने के है क्रोमोसोम। क्या बनाने के है? क्रोमोसोम। तो प्रोफेज में सबसे पहले होता क्या है कि आपके ये जो डीएनए है जो ऐसा इधर उधर फैले हुए हैं, उनको हम गुंडालना स्टार्ट कर देते हैं, उनको हम कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो डीएनए है ये डीएनए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अपने क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में दूसरी एक स्टेप क्या होती है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है वो डिसअपियर होने के लिए शुरुआत करती है। डिसअपियर मतलब क्या? ऐसे धीरे धीरे करके वो टूटना शुरू हो जाती है। और जब अपनी पूरी की पूरी प्रोफेज खत्म हो जाती है तो आप देखते हो कि प्रोफेज के अंदर आपको कोई भी, मतलब एंडिंग में आपको कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देगी। तीसरी स्टेप क्या होती है? तीसरी स्टेप होती है कि ये जो आपको छोटे छोटे ब्लैक कलर के बलून दिख रहे हैं, डॉट दिख रहे हैं, इन डॉट को बोला जाता है सेंट्रियोल्स। क्या बोला जाता है? सेंट्रियोल्स, जो कि स्पाइडरमैन है। ऐसा स्पाइडरमैन नहीं रहता, ऐसा किया तो उसके अंदर से जाली निकल जाती है, तो वैसा ये भी एक जाली छोड़ती है। जो कौन सी जाली को छोड़ती है वो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो फिलहाल अपना प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। क्या किया हमने?
बस हमने इतना किया कि जो सुस्त बैठा हुआ डीएनए था उसको हमने ऑर्डर दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी स्टेप हमने ऐसे की कि अपनी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने खत्म कर दिया, राइट, डिसअपियर कर दिया। और साथ में अपने जो सेंट्रियोल्स थे, अपने जो स्पाइडरमैन थे, वो स्पाइडरमैन अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं और प्रोफेज यहां पर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होती है, बार बार रिएक्शन बोल रहा हूं क्या, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं क्या मैं, बार बार प्रोसेस बोलना चाहिए मेरे को, तो बार बार जो प्रोसेस होती है उस बार बार कहा, एक जो प्रोसेस होती है प्रोफेज के बाद उसको क्या बोला जाता है, मेटाफेज बोला जाता है। जितनी एनर्जी मेरी अंदर है उतनी दिखनी चाहिए आपको कंसेप्ट में समझने के लिए। देखो यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे क्रोमोसोम आवारा की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। कोई इस कोने में बैठा है, कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई साइड में बैठा है। उनको बोला था सावधान, मतलब क्या, उनको बोला जाता है कि भैया सीधे लाइन में खड़े रहो, आवाराओं की तरह खड़े रहना यहां पर नहीं जमेगा। तो क्या हो जाता है, मेटाफेज में अपने जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको हम ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि तुम एक सीधे लाइन में आ जाओ। क्या आ जाओ भैया, सीधे लाइन में आ जाओ। तो आप देखोगे कि यहां पर आपको एक सीधी लाइन क्रिएट हुई दिख रही होगी। ये किसके वजह से हुआ है, ये हुआ है ताकि अपने क्रोमोसोम पूरे के पूरे सीधे लाइन में आ जाए। तो ये जो लाइन क्रिएट होती है बच्चों, इस लाइन को बोला जाता है मेटाप्लेट। एकदम छुपा हुआ क्वेश्चन कि मेटाप्लेट किसको बोला जाता है, मेटाप्लेट बोला जाता है जब अपने क्रोमोसोम एक सीधे लाइन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मेटाप्लेट बोलते हैं। ओके, तो इसको बोला जाता है मेटाप्लेट। तो मेटाफेज में क्या होता है, ये जो मेटाप्लेट है वो मेटाप्लेट तैयार हो जाती है और साथ में अपने ये जो स्पाइडरमैन बाहर निकले हुए हैं, मतलब अपने जो सेंट्रियोल्स बाहर निकले हुए हैं, वो अपनी जालियों को छोड़ देते हैं और इन जालियों को बोला जाता है स्पिंडल फाइबर। क्या बोला जाता है, स्पिंडल फाइबर, जो कि अपने सेंटर में आके अटैच हो जाते हैं। ओके, तो इसमें बस क्या होता है बच्चों, इसमें एक छोटी सी स्टेप होती है कि अपने जितने भी क्रोमोसोम हैं, वो जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक सीधे लाइन में आ जाते हैं। अपने जो सेंट्रियोल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और अपनी जालियों को छोड़ते हैं। उन जालियों को क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर अपने क्रोमोसोम से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, एकदम सिंपल सी प्रोसेस, ये जो क्रोमोसोम है इनके साइड साइड में सेंट्रियोल से जो पूरे ताकत से इस क्रोमोसोम को खींचते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अपना जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम बीच में टूट जाता है और इस क्रोमोसोम का आधा हिस्सा लेफ्ट साइड में आ जाता है और आधा हिस्सा कहां पर चला जाता है, राइट साइड में चला जाता है। और यही बस होता है किसमें, एनाफेज में होता है कि स्पिंडल फाइबर अपने क्रोमोसोम से अटैच हो गए और इस क्रोमोसोम से अटैच होने के बाद उन्होंने क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा, जिसकी वजह से अपने क्रोमोसोम बीच में टूट गए, एक लेफ्ट साइड में चला गया, एक दूसरा राइट साइड में चला गया। टेलोफेज में क्या हो जाता है, यहां पर जो लावारिस फैली हुई अपने जो क्रोमोसोम थे, जिनकी मदर कौन थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो उनको छोड़ के चली गई थी, वो वापस से यहां पर आ जाती है। मतलब टूटी हुई, डिसअपियर हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर फिर से क्या हो जाती है, रीअपियर हो जाती है। और आप देखते हो कि यहां पर लेफ्ट साइड में एक न्यूक्लियस क्रिएट हो जाता है और राइट साइड में एक न्यूक्लियस क्रिएट हो जाता है। तो यही 4 स्टेप होती है किसमें, आपके माइटोसिस में। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, रुको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, इस मेटाफेज को रफ कर देता हूं। ओके, अगर आप देखोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अभी कुछ इस तरीके से तैयार हो जाता है। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी सेल को हमने बीच में से दबाना शुरू कर दिया है, पफ करना शुरू कर दिया, पफ लाइक अपीयरेंस स्टार्ट हो गई है। तो इसके पास तो रहती है सेल मेम्ब्रेन, तो आसानी से यह क्या हो जाती है, दब जाती है। एक क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस लेफ्ट साइड में, एक वाला राइट साइड में, बीच में से स्प्लिट हो जाएगी और अपनी जो एक सेल है वो एक सेल कितने में बन जाएगी, 2 इसमें बन जाएंगी। यह रहता है एनिमल सेल में। तो अगर सर ये एनिमल सेल में रहता है तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में सिंपल से क्या होगा कि अगर ये कोई भी प्लांट सेल है तो इसको हम दबा नहीं सकते।
दबा इसलिए नहीं सकते, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि इसके पास सेल वॉल है जो कि बहुत हार्ड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच में एक और सेल वॉल क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि एक न्यूक्लियस लेफ्ट साइड में, एक न्यूक्लियस राइट साइड में, और आपकी जो सेल है वो एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। तो इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक की मदद से आप इस स्टेप को याद रख सकते हो। सर क्या है वो ट्रिक? एकदम सिंपल सी ट्रिक है। क्या? देखो, यहां पर जो थे बहुत सारे लड़कियां लड़की थे, राइट, वो पास में आ गए, बराबर, क्या आ गए, पास में आ गए, उनको एक दूसरे की बातें पसंद आने लगी। अभी इनकी जो गाड़ी थी वो रूल पर चलना स्टार्ट हो गई, मतलब सब अभी एकदम ठीक चल रहा है, सब एकदम ठीक चल रहा है। लेकिन भैया जमाने को ये देखेगा, अच्छा नहीं लगेगा उनको कि भैया किसी का अच्छा ढंग से चल रहा है, उनका मतलब कुछ ना कुछ बिगाड़ना ही अपने को। तो वो क्या कर देते हैं मालूम है, वो उनके बीच में दरार पैदा कर देते हैं। ये है उनके रिश्तेदार या फिर ऐसे लोग जिनको इनका साथ रहना पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा काड़ी घालेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिस चीजें की वजह से ये जो बेचारे हैं इनका रिश्ता क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे इनका रिश्ता टूट जाता है, इनके दिल टूट टूट के बिखर जाते हैं। और अभी लेकिन फिर भी वो टूट गए हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भूले नहीं है। तो आगे क्या होता है मालूम है, घर वाले देखते हैं कि भैया ऐसा करके नहीं जमेगा, इनको एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते। तो लड़के वाले लड़की की शादी अलग से कर देंगे, लड़की वाली लड़की की शादी अलग से कर देंगे, जिससे अभी वो फिर से कभी नहीं मिल सकते। तो ये एक आप ट्रिक याद रख सकते हो, जिस ट्रिक की मदद से आपको ये चारों के चारों स्टेप एकदम आसान से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में कुछ गलती हो गई होगी या फिर समझाते वक्त कुछ गलती हो गई होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।